आई ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन चार्ट और टेबल, इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। सिर्फ जो डिफरेंस है वो क्या है, डेटा को अलग तरीके से लिखने का। तो आपको बस बेसिकली ये समझना है कि जो क्वेश्चंस में जो स्टोरीज है, कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत डायरेक्ट होते हैं, है ना, उसमें कुछ नहीं होता, सीधा ग्राफ से जाओ, सॉल्व करो, देखो सॉल्व क्या है। लेकिन कैट के लिए आप लोग, हाँ, कैट टाइप के एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही नहीं है। हर एक क्वेश्चन में आप लोग ने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हो, एक अच्छी सी स्टोरी रहेगी, सिंपल डेटा को घुमा करके देगा। तो पहले आपको स्टोरी क्लियर करनी रहती है, फिर जो डेटा दिया हुआ है और जो वैल्यूज हैं उसको आपको उस स्टोरी से कनेक्ट करना पड़ता है ना, तब जाकर के बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक्स हैं, हमें उन लॉजिक्स पे काम करना है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन, पहला सेट ये रहेगा, शीट अभी दे दूंगा आप लोगों को। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, दो ग्राफ बने हुए हैं आपके पास, है ना। और ये जो ग्राफ जिस टाइप का बना हुआ है, अगर मैं चाहूं तो सेम चीज को मैं बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे पाइपलाइन के लिए 49% है, एक बार बना दूं उसके ऊपर लिख दो 49%, नीचे लिख दो पाइपलाइन, फिर दूसरा बार बना दो शिप के लिए लिख दो 9%। तो ये चीज उस टाइप से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए इस टाइप से दे देते हैं। अब जैसे एक टेबल है, मान लो 4x4 की टेबल है, 16 ब्लॉक्स आ गए उसके अंदर, 4 कॉलम 4 रोज, तो 4 कॉलम को मैं 4 अलग ग्राफ से दिखा सकता हूँ। टेबल में ज्यादा डेटा कम कम चीजों में आ जाता है, और ग्राफ में वही 4 ग्राफ बना दूंगा तो लोगों को लगेगा टफ क्वेश्चन, है ना। तो पहले तो ये चीज दिमाग से निकाल देना, ऐसा कुछ है नहीं। एक बार पढ़ते क्या दिया हुआ है। चार्ट 1 shows the distribution of 12 million tons of the crude oil transported through different modes over the specific period of time। तो यहाँ पे चार्ट 1 में आपको ये दे रखा है कि कितना वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट हुआ है किस मोड के थ्रू। जैसे जितना भी टोटल 12 मिलियन टन दे रखा है, उसका 49% जो है पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ है, शिप के थ्रू 9%, एयरफ्रेट के थ्रू 11%, अलग अलग आपको ये दे रखा है। तो दिस इज द वॉल्यूम, मींस क्वांटिटी, है ना। एंड द चार्ट 2 shows the distribution of the cost of transporting this crude oil। The total cost was ₹13 million। ठीक है, और ये जो है उसी चीज का कॉस्ट दिया हुआ है कि पाइपलाइन के थ्रू जितना भी क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट किया गया है उसका टोटल कॉस्ट कितना है, वो ये समझ के बात को। तो ये, और एक बात और ध्यान रखना, जितने लोग अभी आप दोनों लोग नए हो, कि जब भी कोई भी परसेंटेज वैल्यू की बात की जाती है तो परसेंटेज वैल्यू कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है। 49%, तो 49% ऑफ वैल्यू, किसी वैल्यू का 49% होगा, वो किस वैल्यू का 49% है? 12 मिलियन टन का, बिकॉज टोटल जो वॉल्यूम दैट इज 12 मिलियन टन, तो उसका 49% पाइपलाइन वाले को जाएगा, उसी का 9% शिप को जाएगा, ये है इसका मतलब, है ना। तो ये हमेशा किसी ना किसी वैल्यू के साथ में आएगा, ये इंडिपेंडेंट वैल्यूज नहीं होती है। ये जो 65% है किस वैल्यू का है? 30 मिलियन टन। ठीक है, तो अपने पास ये डेटा क्लियर है बिल्कुल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें कहानी ही नहीं है ना। कहानी वाले क्वेश्चंस पर थोड़ी देर के बाद आएंगे। यहां तक क्लियर है मामला सब? चलो, अब ये क्या कर रहा है, द कॉस्ट इन रुपीज पर टन। अपने को अब ये कहता है द कॉस्ट इन रुपीज पर टन ऑफ ऑयल मूव बाई रेल एंड रोड। ठीक है, तो हमें रेल एंड रोड का बताना है एक साथ। आइए शीट्स ले लीजिए आप लोग। अच्छा, कॉस्ट निकाला कैसे जाएगा, इसका तरीका बता सकते हैं? कॉस्ट किस टाइप से निकाला जा सकता है? सेकंड वाले ग्राफ से नहीं, मतलब क्या लिखें, क्या वैल्यूज को लिखूं जिससे कि कॉस्ट आ जाए, ये मतलब। न्यूमरेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ये बताओ। कॉस्ट निकालना है, बताओ भाई। देखो, आप लोगों ने कभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा है, टीएसडी पढ़ा होगा ऑब्वियसली, कभी ना कभी 6th-7th में पढ़ा होगा। वहां पे स्पीड जब बोलते हो तो स्पीड का यूनिट क्या लिखता है? किलोमीटर पर आवर, ये बोलते हैं। कभी आवर पर किलोमीटर बोलते हैं,
किलोमीटर पर आवर बोलते हैं। क्यों? रीजन है उसका, क्योंकि जब आप स्पीड लिखते हो आपने लिखा स्पीड किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब किलोमीटर कहाँ पे न्यूमरेटर में, आवर कहाँ है? डिनोमिनेटर में। तो इसलिए होता है बिकॉज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, इसलिए किलोमीटर ऊपर है ना। और टाइम का यूनिट क्या होता है? आवर, इसलिए आवर कहां पर है? डिनोमिनेटर में। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस्ट पर टन, मतलब कॉस्ट कहां लिखा जाएगा, मतलब कॉस्ट का मतलब पैसों से है, पैसा कहां लिखा जाएगा? न्यूमरेटर में। पर टन मतलब पर जहां लगा वैल्यू नीचे आ गई, पर टन, टन इज क्वांटिटी, क्वांटिटी कहां लिखी जाएगी? डिनोमिनेटर में। सिंपल, क्लियर। तो एक बात तो ठीक है कि अब हम लोग कॉस्ट तो निकाल लेंगे। अब मुझे आप लोग बताएंगे दो बातें यहाँ पे, ये जो पूछा है इन दोनों का एक साथ पूछा है, तो क्या यहाँ पे ये करना होगा कि मैं इसका कॉस्ट निकाल लूं, लेट्स से दिस इज C1 एंड इसका कॉस्ट C2, तो क्या मुझे इसका सम करना है या कुछ और करना है, क्या है इसका मतलब? पहले इस लाइन का मतलब बताओ मुझे। मतलब मैं रेल का अलग कॉस्ट निकालू, रोड का अलग कॉस्ट निकालू और ऐड कर लू तो आंसर आ जाएगा, या कुछ और करना है? मतलब पहले क्वेश्चन का समझना पड़ेगा ना। मैं अपना क्वेश्चन आपको और क्लियर करता हूँ सभी को। जैसे मान लो एप्पल्स हैं और मैंगोज हैं, ठीक है, and the quantity of apples is 4 and the quantity of mangoes is 6 and the cost, total cost मैं बोला है ना, total cost for apples is ₹40 and the total cost for mangoes is ₹90, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि what will be the total overall cost of apples, one apple and one mango, इस टाइप से अगर बोलूं, है ना, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एप्पल का कॉस्ट निकालना है तो आप क्या करोगे? 40/10, 40/4 कर दोगे, आप बोलोगे 10 रुपीज पर एप्पल। यहां पे अगर मैं पूछूं कॉस्ट क्या होगा तो आप बोलोगे 90/6 मतलब 15 रुपीज पर मैंगो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ये है कि दोनों का सम करना है तो आप बोलोगे कि 10 + 15 is 25, आप बोलोगे 25 रुपीज, लेकिन 25 रुपीज पर व्हाट, क्या बोलेंगे? सोच करके बताओ। पर फ्रूट, गलत हो जाएगा। ये जो काम हो रहा है ना कि इसका कॉस्ट निकाला और इसका कॉस्ट निकाला, दोनों को सम कर दिया, दिस इज द सम ऑफ देयर कॉस्ट, दिस इज सम ऑफ देयर कॉस्ट, कि इसका कॉस्ट 10 रुपए है, इसका कॉस्ट 15 रुपए, दिस इज द सम। बट क्वेश्चन में सम नहीं बोला है, आप ध्यान से देखो क्या कहता है, द कॉस्ट इन रुपीज पर टन ऑफ ऑयल मूव्ड बाय रेल एंड रोड, एवरेज कॉस्ट, वेरी गुड, जिसको हम बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट। भाई आप सोचो कि आपने एग्जाम दिया 12th क्लास का, मान लो दो ही सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है मैथ्स, एक है साइंस। मैथ्स में आया 70% और साइंस में आ गया 80%। मैं पूछूं आपका ओवरऑल एवरेज कितना, ओवरऑल परसेंटेज कितना है, तो 70 + 80 कर दोगे क्या, तब तो 150 हो जाएगा, मोर देन 100%। तो 150 इज व्हाट, 150 इज द सम, 150 इज द, तो जब आपसे बोलेगा व्हाट इज द सम ऑफ बोथ द कॉस्ट तब आप ऐड करोगे। बट जब पूछेगा कि व्हाट विल बी द ओवरऑल कॉस्ट, व्हाट इज योर ओवरऑल स्कोर, तब क्या करोगे? उसका एवरेज निकालना है। समझ गए बात को? तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको? एवरेज निकालना है। वेरी गुड, बात समझ में आ गई सबको? तो एवरेज इज व्हाट, एवरेज कैसे निकालोगे? भाई ऊपर की तरफ क्या लिखना है? कॉस्ट, तो आप लिखोगे टोटल कॉस्ट, मतलब जो पैसा उसके लिए लगा है ना, ये वाला कॉस्ट वो वाला कॉस्ट अलग अलग बातें हैं अभी, है ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे? टोटल क्वांटिटी, ठीक है ना। यहां तक मामला क्लियर है? तो अगर यहां से आगे बढ़े तो टोटल कॉस्ट की अगर बात की जाए, अच्छा अब तो देखिएगा नहीं, तो रेल का कितना परसेंटेज था? हाँ, रेल का अपने पास, ये तो वॉल्यूम है, यहाँ पे आते हैं, रेल का है 12%, है ना। तो आप बोलोगे रेल के लिए 12% ऑफ व्हाट, 30 मिलियंस, है ना, 12% ऑफ 30 मिलियंस। अगर मैं आपसे बोलूं रोड के लिए, तो रोड का कितना था अपने पास? 22%, है ना। तब क्या बोलोगे? 22% ऑफ, एक मिनट इधर है, सॉरी, हाँ ध्यान नहीं दिया, इधर है 6%, तो 6% ऑफ 30 मिलियंस। अब एक बात बताओ,
ये 12% भी 30 मिलियन का है, ये 6% भी 30 मिलियंस का है। कैन आई से 18% ऑफ 30 मिलियंस डायरेक्टली? तो पूरा अलग अलग ना लिख करके मैं एक बार में लिख दूं, मैं बोल दूंगा 18% ऑफ 30 मिलियंस। क्लियर? दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ, दोनों का एक साथ देख लिया। ठीक। एंड द टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी फर्स्ट वाले में था तो रेल का 9 है, रोड का 22 है, कितना हो जाएगा 31। तो आई विल से 31% ऑफ 12 मिलियंस टन। समझ गया? क्लियर? मिलियंस मिलियंस कट जाएगा तो नीचे बचा टन, तो इतना रुपीस पर टन आ जाएगा। यूनिट्स देखो, मिलियन मिलियन कट गया ना, वो मैं 10 का पावर 6 ऊपर लिखूं, 10 का पावर 6 नीचे लिखूं, काट दो, बात तो वही आ जाएगी। क्लियर है? अब आप नोटिस करो जरा सभी लोग, अगर मैं इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करूं, दिस विल बी 3 एंड दिस इज 2, तो 30 अपॉन 31 इंटू 3/2, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको? ऐसा दिख रहा है सभी को? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है मामला? अब आप नोटिस करो, इसने पूछा कि व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मुझे बस ये बताओ कि ये 30 अपॉन 31, कैन आई से दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू 1, बिकॉज ऊपर 30 नीचे 31, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको चेक करो कैलकुलेटर पे तो 0.9 समथिंग कुछ करके आ जाएगा। दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 1 एंड दिस वैल्यू इज व्हाट 1.5। तो दिस वैल्यू जो ओवरऑल वैल्यू आएगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.5, उससे ज्यादा नहीं आ पाएगी। अब देख लो चाहे तो उससे छोटी ही आएगी, उससे ज्यादा नहीं आ सकती, बिकॉज डिनोमिनेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी ही होगी, 1.5 से बड़ी तो नहीं हो सकती, एंड मेरे पास 1.5 से छोटा ऑप्शन ही नहीं है, तो ना चाहते हुए भी मुझे 1.5 ही मार्क करना पड़ेगा। दैट विल बी माय करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? इंताब, तनिष, तो एक बात दिमाग में हमेशा आती है कि हम लोग कॉस्ट अलग अलग निकाल करके ऐड कर दे, वो तभी करेंगे जब वहां पे मेंशन होएगा फाइंड द सम ऑफ देयर कॉस्ट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग लाइक योर स्कोर्स। बट अगर आपसे बोलता है कि दोनों का एक साथ कॉस्ट क्या होगा, इट मींस इट इज आस्किंग इनडायरेक्टली इनका एवरेज कॉस्ट क्या है, एंड दैट इज ऑलवेज ऊपर का वैल्यू जितना है सबका सम, और नीचे की वैल्यू जितनी है उसका सम, मतलब टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। आई होप सबको अच्छे से क्लियर है। क्या नाम है आपका? हर्षित। सादिया, अच्छे से क्लियर है? अस्मा, इधर सुयश, शाहिद, हटा दे, चेंज कर दे। तनिष अच्छे से क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं देखो, तो रोड को, अच्छा चीपेस्ट मोड आप कैसे देखोगे? चीपेस्ट है या नहीं तो कॉस्ट के थ्रू ही तो पता चलेगा कि कॉस्ट ज्यादा है तो भाई कॉस्टली है, कॉस्ट कम है तो वो चीप है, ऐसे तो पता करोगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका कॉस्ट पर ही बेस्ड है। कॉस्ट कैसे निकालोगे? वही प्राइस मतलब टोटल पैसा डिवाइड बाय क्वांटिटी, है ना? तो अगर आप रोड के लिए देखो तो रोड के लिए हमारे पास कितना आ रहा है 6%, है ना? तो अगर रोड के लिए लिखोगे तो आप लिखोगे 6% ऑफ 30 मिलियंस और रोड का क्वांटिटी डिवाइडेड बाय रोड का क्वांटिटी। तो रोड का क्वांटिटी कितना आपके पास 22%, तो आप लिखोगे 22% ऑफ 12 मिलियन टन। समझ गए? इसको भी सॉल्व मत करो। देखो आपसे ये पूछा है कि कौन सा चीपेस्ट है, आपसे ये नहीं पूछा कि उसकी वैल्यू क्या है। तो मेरा मोटिव वैल्यू निकालना नहीं है, मेन मोटिव है कि कौन सा सबसे सस्ता है, हमें वो देखना है। एंड दैट कैन बी फाइंड थ्रू द कंपैरिजन। अगर हम वैल्यूज को कंपेयर कर पाए, देख पाए विच वैल्यू इज ग्रेटर विच वैल्यू इज स्मॉलर, तो हम बिना सॉल्व किए हुए ही बता सकते हैं कि ये ज्यादा है, ये कम है या सबसे कम है। ठीक है ना? ये हो गई बात रोड की। अगर मैं बात करूं आपसे रेल की, तो रेल के लिए है मेरे पास 12%, तो आप बोलोगे 12% ऑफ 30 मिलियन। ठीक है? एंड जो इसका जो वॉल्यूम है दैट इज ओनली 9%, तो 9% ऑफ 12 मिलियन टन। एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे ही सब में लिखूं तो क्या सब में ये 30 मिलियन ऊपर और डिवाइडेड बाय 12 मिलियन टन सब में आएगा? ये तो कॉमन वैल्यू होगी ना सब में। अगर मुझे कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली कॉमन वैल्यूज क्या होंगी, कट जाती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अगर
मैं जितने भी लोग हैं सबके पास कुछ भी प्रॉपर्टी है, कितना भी सबका इनकम है, अगर मैं सबको डबल कर दूं तो रेशियो बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। जिसके पास ज्यादा उसके पास ज्यादा ही रहेगा। सबको हाफ कर दूं तो भी जो ज्यादा था वही ज्यादा रहेगा। तो अगर सभी में सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? तो मैं क्या करने वाला हूं, ये बात को हटा रहा हूं, अब मैं सिर्फ इतना लिखूं। अब परसेंटेज परसेंटेज भी कट जाएगा, तो इसके लिए मैं 6/22 लिख दूं, चलेगा? बात समझ रहे हैं ना? और इसके लिए मैं 12/9 लिख दूं, 12/9। तो बात समझ में आनी चाहिए। इससे एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं आएगा, बट दिस विल टेल मी कि विच वैल्यू इज ग्रेटर, विच वैल्यू इज स्मॉलर, है ना? एंड पाइपलाइन के लिए क्या लिखोगे आप? 65/49। एंड शिफ्ट के लिए क्या लिखिएगा? 10/9। और ये पूछ रहा है कि विच इज द चीपेस्ट। अच्छा देखो, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट। विच इज द चीपेस्ट मतलब ओवरऑल जितने भी मोड्स हैं उसमें सबसे सबसे सस्ता कौन सा है ना? अब आप एक बात देखो, सभी लोग फ्रैक्शंस का भी पढ़ा है आप लोगों ने, फ्रैक्शंस के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत? कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं? प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर क्या होता है? न्यूमरेटर इज स्मॉलर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, है ना? एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा होता है। तो कहना इसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1। कैन आई से दिस? इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, तो कैन आई से कि प्रॉपर फ्रैक्शन विल ऑलवेज less than an improper fraction where the denominator is greater and the numerator is greater and denominator is smaller, and this value will be what? Greater than 1. So can you see there are three fractions which are improper fractions? This one improper, improper, and improper. All these three are more than 1, greater than 1. And look at this one. This is the proper fraction where the numerator is smaller, denominator is greater, this value is less than 1, and the other three values are more than 1. Hence, this value is the smallest. समझ गए? तो जो cheapest mode of transport है, that is road. Is it clear or not? Is it clear, अस्मा? क्या हो गया साजिद? और चलो ये हो गया। बाई चांस सभी प्रॉपर होते हैं, सभी इम्प्रॉपर होते हैं, तो कंपैरिजन करने का तरीका सिंपल सा। जैसे मान लो मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, एक है 12/9 और एक है 10/9। अच्छा, दोनों में 9 है डिनोमिनेटर, ऑब्वियसली जिधर वैल्यू बड़ी वो वैल्यू बड़ी है, जिधर न्यूमरेटर बड़ा है, जिधर डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू छोटी है, तो चलो ठीक है। लेकिन अगर मान लो कुछ और केस होता है, जैसे मान लो इन दोनों को मैं जबरदस्ती कंपेयर ही करूं, 6/22 है और 12/9 है। सिंपल सा तरीका है कि ये वाली इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 54, इधर आ रहा है 54, इधर कितना आ रहा है? 200 से भी ज्यादा आ रहा है। तो जिधर का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा उधर की वैल्यू बड़ी है, जिधर कम आएगा उधर की वैल्यू छोटी है। तो आप दो को ऐसे कंपेयर कर सकते हो, पता चल जाएगा कौन सा सबसे छोटा कौन सा। क्लियर है मेरी बात? तनिष, यस सर। अच्छे से क्लियर? यस सर। गुड, आगे बढ़ा जाए। If the cost per ton of transport by ship, air and road is represented by P, Q and R, मतलब शिप को P से, एयर को Q से और रोड को R से रिप्रेजेंट किया जा रहा है रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक बात बताओ, पिछला क्वेश्चन में क्या सॉल्व किया हम लोगों ने? पिछला क्वेश्चन में किस चीज के लिए सॉल्व किया था? चीपेस्ट। कौन सा आया था चीपेस्ट? रोड। एंड अच्छी बात है कि यहाँ पे भी रोड मेंशन है, तो रोड का वैल्यू क्या होना चाहिए? सबसे लेस होना चाहिए। लुक एट द ऑप्शंस एंड फोकस ऑन द अरेंजमेंट। किस टाइप का अरेंजमेंट, किस ऑर्डर में दिया हुआ है वैल्यू? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर? पहले ऑर्डर देखो क्या है, किस ऑर्डर। असेंडिंग है ये। ऑर्डर देखो क्या है, डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस व्हाट?
भाई देखो ये जिधर की तरफ ओपन उधर की वैल्यू बड़ी होती है, सिंपल सी बात है। तो सबसे बड़ी वैल्यू पहले है, उससे छोटी वैल्यू बाद में है, और सबसे छोटी वैल्यू सबसे बाद में है, ये तो मतलब है। तो सबसे छोटी वैल्यू कहां पर है? सबसे बाद में। एंड वी नो द रेल इज द रोड इज द चीपेस्ट। तो रोड की वैल्यू कहां होनी चाहिए? लुक एट द ऑप्शंस, एक ही है, किस्मत अच्छी थी, अदरवाइज चेक करते। नहीं समझे? तो थोड़ा इन बातों पे ध्यान रखेंगे, खटाक से आंसर आ जाएगा। कैसा क्वेश्चन था? इजी था, टफ था, मॉडरेट लेवल था, कैसा था? इजी था ना, ये कैट में आया वो क्वेश्चन है, ये एक्चुअल कैट पेपर का ही क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं होता कि कैट का पेपर तो हमेशा टफ आएगा, जैसे इस बार आया है ना, इस बार 4 सेट थे और लोगों को लगा कि बहुत टफ है, और उस दिमाग के चक्कर में, जो हम लोग के दिमाग में उस टाइम आया, उसके चक्कर में क्या हो गया कि लोग सॉल्व ही नहीं कर पाए, इतना पैनिक करके सॉल्व ही नहीं हो रहा है। एक सेट बना के भी 95 परसेंटाइल आ रहा है, एक सेट बना के, 4 में से एक सेट बनाया 95 परसेंटाइल। और कई लोग मतलब 95% मतलब लोग बना नहीं पाए ना, ये तो मतलब होता है। जबकि एक सेट उसमें था, हर एक पेपर में, हर एक स्लॉट में, 3 स्लॉट में था ना, हर स्लॉट में एक सेट था जो आसानी से बन सकता था, उस पर किसी का फोकस ही नहीं गया। आप किस स्लॉट में थे? थर्ड वाले में। वो जो बार ग्राफ वाला था, देखा था वो आप में था? सेकंड स्लॉट में था। आप वाले में कौन कौन से सेट थे एक बार बताओ, ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, आप ही को नहीं ध्यान है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट मैं, हाँ हाँ, अच्छा, बट मैंने देखा है, अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बट हर एक स्लॉट में एक इजी सेट था। स्लॉट 2 की मैं बात कर रहा हूँ, सबने डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा लिए, और जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था इसमें बार ग्राफ्स बने थे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाले, बाद में लोगों ने बताया सबसे आसान वही था। अब क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसमें 4 ग्राफ बने हुए थे, तो लोगों को लगा बहुत ज्यादा टफ होएगा। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड देयर इज अ चांस कि आपसे पहला सेट नहीं बना, देयर इज अ चांस नहीं, ये तो 100% ही है, चांस तो हटा ही दो। पहला सेट नहीं बना, आप 10-15 मिनट बहुत स्ट्रगल किए पेपर का टाइम पे, नहीं बना, अगला भी नहीं बनेगा, इतना प्रेशर होता है। नहीं बने, पहला नहीं बनेगा तो दूसरा नहीं बनने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप भी लोग रिपीटर हैं या? अच्छा, ठीक है। तनिष है यस उधर? सर। हाँ सर हाँ, हूँ। पहला सेट बना था, दूसरा बना था, कौन सा बना था आपसे? सर पहला ही बना था शायद। पहला ही हुआ था। हाँ। अब पहले में अटक गए तो वो भी ना बनता है। हाँ सर। है ना, तो ये चीज है। अब बस दिमाग में इस बात को रखो कि हमें पूरा पेपर सॉल्व करना ही नहीं है, कितना सॉल्व करना है, हमें कट ऑफ क्लियर करनी है ना, खाली एक सेट करके कट ऑफ क्लियर हो जा रही है। अगर क्वांट्स की बात की जाए, 7-8 क्वेश्चन कर लो तो भी कट ऑफ क्लियर हो जा रही है। हम क्यों इतना दिमाग खा पाए कि हमें पूरा पढ़ाना है, पूरा एकदम बनाना ही है, उसका टेंशन ही नहीं है। भाई आपने अगर 10 क्वेश्चन भी बना लिए आउट ऑफ 22, 10 क्वेश्चन पे आपका परसेंटेज आराम से 98 के आसपास पहुंच जाएगा। क्वांट्स की बात कर रहे हो, 98 प्लस ही आएगा, कम नहीं आ सकता। 40 मिनट 10 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन कितना टाइम है? 4 मिनट, बहुत होता है। स्पीड टेस्ट नहीं रहेगा ना, स्पीड टेस्ट जो होता है वो तो 40 मिनट में 40 क्वेश्चन दे देता है, तो डिफरेंस है ना उसमें। तो हम लोग जबरदस्ती उसमें बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग शांत करके रखें और सही क्वेश्चन को उठाएं, आप मेरे ख्याल से कोई भी पेपर दुनिया का क्रैक कर सकते हैं जहां नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि वहां स्पीड का मतलब ही नहीं होता है ना। तो इस बार कोशिश करूंगा कि आप लोग को दिखाऊं कि अगर हमें कुछ नहीं आता है, इनकेस मैथ्स की बात कर रहा हूं, डीएलआर में तो पता ही नहीं चलता है बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बाद में पता चलता बन गया, है ना, पहले से नहीं पता होता। बट क्वांट्स में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो भी लॉजिकली अगर चलोगे ना, तो कम से कम 50% पेपर आसानी से बना सकते हो। वो अप्रोच मैं सिखाऊंगा बाद में, वो बाद में देखा जाएगा, है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट सेट पर। इसको जरा एक बार अच्छे से पढ़ो, ज्यादा कुछ है नहीं वैसे। द पाई चार्ट्स गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ रमन लाल इन 2 ईयर्स। 2 साल का अलग अलग डेटा है। एक है 2011 का, जहां पे उसका जो टोटल जो एक्सपेंडिचर है दैट इज 12,500,
and in year 2012 his expenditure was 17,500 and this is the distribution of his expenditure. A is representing food, ये फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने जो है फूड पे 10% पैसा अपना इन्वेस्ट किया, जो टोटल 10%, और अगेन ये इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, तो ये 10% किसका है भाई, ये 12,500 का है। यहाँ पे भी उसने 10% लगाया, बट ये 10% किसका है, 17,500 का। तो पहले स्टेप से समझना है। तो एक काम कर लीजिए पहले आप लोग, या तो शीट पे लिख सकते तो शीट पे लिख लो, अदरवाइज एक टेबल बना लो अच्छे से। आपको क्या करना चाहिए कि आप पहले देखो 2011 में जितने भी हेड्स हैं उन हेड्स पे कितना कितना खर्चा आया एग्जैक्ट, बिकॉज जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना वहां पे इनकी वैल्यूज के बारे में बात करेगा, ना कि परसेंटेज की। तो पहला काम क्या होना चाहिए, मैं सारी वैल्यूज निकाल लूं, सो दैट जब क्वेश्चन सॉल्व करूं ना तो अटकू ना कहीं पे। क्लियर? तो आप किस फॉर्मेट में बनाएंगे, आप ऐसे बनाएंगे, एक तरफ लिख लेंगे 2011, एक तरफ लिख लेंगे 2012, है ना। और जो हेड्स थे ए बी सी डी, मैं तो एबीसीडी लिख रहा हूं, आप लोग हेड्स जो उसमें लिखे वो लिख लीजिएगा, है ना। ई एंड एफ, एफ तक है, जी तक है, चलो ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आप पहले टेबल बना लो, फिर आगे बात करते हैं। और मुझे चाहिए आप सबकी वैल्यूज, सबकी वैल्यूज चाहिए, ठीक है। दो हजार 11 में इस एक्सपेंडिचर वॉज 12,500, यहाँ पे 12,500 है और यहाँ पे 17,500, ठीक है। चलो पहला वाला है फूड के लिए, मैं मेंशन कर देता हूँ, फूड, रेंट, प्रोविजंस, एंटरटेनमेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एंड क्लोथ्स, ठीक है। चलो अब मुझे आप लोग बताओ, सभी लोग पहले 2011 के लिए देखा था, ठीक है। ए है 10%, तो इसका 10% निकालोगे, ठीक है, 1250 आ जाएगा, ठीक। रेंट बी विच इज 20%, ऑब्वियसली इसका डबल होएगा, वो 10 है तो 20% क्या होगा, इसका डबल 2500 हो जाएगा, है ना। प्रोविजंस मतलब सी विच इज 15%, एंड 15% कैन बी रिटन एज 10 + 5। ऐसे आपको क्या करना है, मतलब कैलकुलेट पूरा नहीं करना है। 15% कैन बी रिटन एज 10 + 5, तो 10% तो गिवन है 1250 है ना, और 5% क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 1875, तो दिस वैल्यू विल बी 1875। एंटरटेनमेंट पर कितना है 30% है, 3 गुना कर दीजिए 10% का, तो 3750 हो जाएगा। 10% इज 1250, उसका 3 टाइम्स कर देंगे तो 37, हाँ वेरी गुड। एंटरटेनमेंट की बात की जाए भाई, 15% की वैल्यू निकाल चुके हो, देखो ध्यान, 15% निकाल चुके हैं 1875, और एंटरटेनमेंट की वैल्यू कितनी है 14%, तो 1% लेस करना है, तो 1% विल बी 125, 1% इज, तो इसमें से सिर्फ 125 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना हो जाएगा 1750, आगे वैल्यू। तो आसान तरीका देखना है, उसको जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ट्रैवलिंग पे कितने हैं, तो 5% में 1% ऐड कर दो, 5% वो 625, 1% इज 125, 750 हो गया, समझे सभी लोग या नहीं। एंड 5% इज 625, तो पता ही है, हो गया पहला वाला 2011 हो गया। 2012 पे आते हैं, 10% 1750 हो जाएगा, ठीक है। फिर बी इज 25%, 25% मीन्स 1/4, तो इसका हाफ करो और हाफ का भी हाफ कर दो, इसका हाफ करिए और फिर उसका भी हाफ कर दो, देखो जरा 1/4 कितना आएगा सुयश, अरे 1/4 करना है खाली, 43 गुड, 4375, ये इसका 1/4 हो गया, ठीक है। देन 18% प्रोविजंस, 18% 20% -2, 20%
2, इसका 20% कितना आएगा 3500, और उसमें से 350 घटा दो, 3150 आ जाएगा। 3150 समझ गए कैसे करें? सादिया एंड क्या नाम था, हर्षित, क्लियर है? ये 3150 कैसे आया? चलो अब एंटरटेनमेंट पर आते हैं, विच इज 12%, तो 10% प्लस 2, 1750 तो 10% हो गया, और 2% कितना हो गया 350, ऐड कर लीजिए कितना हो गया 2100, 2100, दिस विल बी 2100, एंड ई वाला है, एक मिनट गलत लिख दिया क्या? हाँ गलत जगह लिख दिया, ये तो 10% है, और ये जो लिखा था ये अगली वाली वैल्यू है, 2100 एग्जैक्ट था ना, ठीक है। एंड एफ इज 5%, तो 875, ठीक है। एंड देन क्लोथ्स 25%, तो इसका 25% 3500 आ जाएगा, क्लियर? तो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज। अब हमें क्या है ना कि बार बार ग्राफ में ढूंढना नहीं पड़ेगा कहां पे कौन सी वैल्यू क्या है, या बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्लियर है बात? क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं यहां से। अब अच्छा यह बना तो रखा बट लिखा नहीं मैंने, अभी कोई यूज नहीं रहेगा इसका, है ना? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन रमन लाल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोविजंस फ्रॉम 2011 टू 2012? तो प्रोविजन की वैल्यू 2011 में कितनी थी, 2012 में कितनी थी, मतलब उससे, है ना? तो अगर मैं प्रोविजंस के लिए चेक करूं, प्रोविजंस के लिए इसका था 1875, अभी कितना है 3150। तो एक बात समझना है आप लोगों को, 1875 था 2011 में, एंड 2012 में, नाउ दिस वैल्यू इज 3150, ये है अपने पास। अब एक बात आती है कि जब परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की बात करता है, तो जब हम लोग परसेंटेज चेंज, मतलब बेसिकली यहाँ परसेंटेज चेंज देखना है कि पहले कितना था अब कितना हो गया, ठीक? तो उसके लिए आपको बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। अगर आप इस क्वेश्चन में डायरेक्शन देखो तो फ्रॉम एंड टू किसके साथ लगा हुआ है, आप ये बोलोगे फ्रॉम 2011 टू 2012, ना कि आप ये बोलोगे फ्रॉम 2012 टू 2001, जैसा लिखा हुआ क्या बोलोगे, फ्रॉम 2011 टू 2012। अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आप लोगों को, ध्यान है किसी को? हाँ हमेशा यही यूज करना है, चेंज अपॉन चेंज फ्रॉम। फ्रॉम बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके साथ लगा, वही वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी, अदरवाइज गलत हो जाएगा। और इंटू 100, कोई भी फ्रैक्शन आ गया इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वी नीड टू चेक कि यहाँ पे कितना परसेंट का चेंज, मतलब कितना वैल्यू में चेंज आया है, जितनी वैल्यू बढ़ रही है घट रही, दैट इज द चेंज। एंड चेंज फ्रॉम में क्या आएगा, हाँ वही 2011 वाला वैल्यू, 12,500 नहीं भाई, प्रोविजंस की वैल्यू क्या है 2011 में, प्रोविजंस के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना तो प्रोविजंस वाली वैल्यू बताएंगे 2011 में कितनी थी, 2012 में कितनी है, तो चेंज फ्रॉम में 1875 जाएगा। अगेन मैं सॉल्व करने के पहले एक बार ऑप्शंस को चेक करूंगा, मैं ऑप्शंस देख पा रहा हूँ 20 है, 68 है, 16 है, 40 है, तो ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, इट मींस कि मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर जा सकता हूँ। इफ द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, लाइक कहीं 16.66 लिखा है, कहीं 16.25 लिखा है, देन ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, हमें उन वैल्यूज पे फिर को एग्जैक्ट ही फाइंड करना चाहिए। अभी क्या है बहुत दूर दूर है। एक बात बताओ सभी लोग, ये वैल्यू को फोकस करो, क्या ये वैल्यू लगभग 1800 या 1900 के आसपास है, 1900, एंड इस वैल्यू को चेक करो, दिस इज मोर देन 3000, मोर देन 3000। अगर ये वैल्यू मान लो 1900 है, जो कि है भी नहीं, 1900 का 50% कितना होता है 950, मतलब अगर 950 बढ़ा दो तो 50% बढ़ जाना चाहिए, और ये वैल्यू 950 से भी ज्यादा बढ़ रही है, 950 से भी, बात समझ रहे मेरी? इट मींस कि यहाँ जो परसेंटेज चेंज आएगा वो कैसा आएगा, 50% से कहीं ज्यादा आएगा। लुक एट द ऑप्शंस, भाई देखो आपके पास मान लो 90 रुपए है, और मेरे पास 150 रुपए है, क्या डिफरेंस आया 60 रुपए का। 90 जो है, 90 का 50% कितना होता है, तो आपका जो 50% होता है 45, मेरे पास आपसे ज्यादा है 60 रुपए, तो क्या वो डिफरेंस 50% से ज्यादा का है? वही बात बता, ये जो वैल्यू है इसका 50% सोचो ना एक बार सब लोग,
भाई अप्रोक्सीमेट देख लेना, लगभग 1900 के आसपास है ना, इसका 50% 950 से ज्यादा तो नहीं होने वाला, कम ही होएगा। तो 950 है, इसका 50%, एक्चुअल डिफरेंस इज मोर देन 50%, ऑब्वियसली द परसेंटेज चेंज इज मोर देन 50%, हेंस माय आंसर इज व्हाट। बस और कुछ चेक ही नहीं करना है। क्लियर है इंताब, तनिष? यस सर। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे मैंने वैल्यूज दे रखी हैं ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली इसलिए रहता है ना कि जब पहली बार वैल्यूज हो तो आप लोगों से लिखवाऊंगा, फिर जब वैल्यूज आ जाती हैं तो फिर मैं दे देता हूँ। ये सब पहले से मेहनत करके रखा हुआ है यहाँ पर। द एक्सपेंडिचर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स, इन्हीं में से बताना है, ओवरऑल नहीं बताना है। अब लिखा ना विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स, इट मीन्स कि अब आपको ऑप्शंस के थ्रू ही जाना है, इन बातों का ध्यान रखिएगा, है ना। हैज शोन द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज मीन्स व्हाट? इट कैन बी आइदर इंक्रीज और, तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ समझाने के लिए, है ना। फ्रॉम 2011 टू 2012, तो 2011 से 2012 में ऐसा कौन सा हेड है जहां पे सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज देखने को मिला है? इट कैन बी एंटरटेनमेंट विच इज डी, रेंट, क्लोथ्स एंड ट्रैवलिंग। हमें सिर्फ ये 4 हेड्स को देखना है। कैन यू, देखो आपको बताना सबसे ज्यादा कहां है, आपको वैल्यूज नहीं बतानी है। तो क्या विजुअलाइज करके बता, मतलब वैल्यूज को देख करके बता सकते हो किस हेड्स में, किस हेड में सबसे ज्यादा चेंज आने की संभावना है और क्यों? कई टाइम्स हो गया, वेरी गुड। एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आप देखो, जैसे मैं बोलूं डी वाले को, कहां रख दिए पेन, डी वाले को अगर मैं बोलूं तो डी वाले में वैल्यू थी 3750 और 3750 से बननी 1750, तो वैल्यू में डिक्रीज तो आ रहा है 2000 का, वैल्यू में तो बहुत ज्यादा आ रहा है डिक्रीज ना। बट होता है क्या है, हालांकि यहाँ पे तो फिर भी इंक्रीज ज्यादा ही है, तो बेकार सा क्वेश्चन था, फिर भी मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जनरली क्वेश्चंस में परसेंटेज डिक्रीज की वैल्यू कम ही होती है। क्यों? बता चुका हूं कई बार, आप लोग बताएं। हाँ, परसेंटेज डिक्रीज की वैल्यू जनरली कम ही होती है, मतलब हमेशा होगी ऐसा नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वो वैल्यू कम ही होती है। क्या रीजन है उसका? उसका रीजन ये है कि जब आप किसी वैल्यू को 100% घटाओगे तो वैल्यू क्या बचेगी? 0। तो क्या आप 100% से ज्यादा डिक्रीज कर सकते हो? अगर करोगे तो वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। अगर उससे ज्यादा डिक्रीज करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। एंड अच्छी बात है कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, वो केस नहीं है अपने पास। तो यहाँ पे क्या परसेंटेज डिक्रीज की वैल्यू कैन बी मोर देन 100%? नहीं हो सकती। तो बेसिक कॉमन सेंस की बात है, समझ के बात को। बट मैं परसेंटेज इंक्रीज की बात करूं तो परसेंटेज इंक्रीज, आप सोचो कि मेरे पास 10 रुपए है, उस 10 से 100 हो जाए, 10 टाइम्स हो गई वैल्यू। जितना टाइम्स होती जाएगी वैल्यू, उतना परसेंट बढ़ता जाएगा। आप 100 से 200 बना लो, वैल्यू इज इंक्रीज बाय 100%। आप 3 टाइम्स बना लो, वैल्यू इज इंक्रीज बाय 200%। 10 टाइम्स बनाओगे तो वैल्यू क्या हो गई? 900% बढ़ गई। समझ रहे बात को? आप नोटिस करो, ये वैल्यू लगभग 600 के आसपास है, ये वैल्यू 3500 है, 6 टाइम्स के आसपास है। अरे 6 नहीं तो 5 टाइम्स तो है, 5 टाइम्स तो श्योर शॉट है, तो 400% से भी ज्यादा का इंक्रीज है, और कहीं से ज्यादा आ सकते हैं। ऐसी चीजों को देखने के लिए आप सबसे पहले सर्च करो, जैसे मैंने क्या फॉर्मूला बताया था परसेंटेज चेंज के लिए, चेंज अपॉन चेंज फ्रॉम। आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो चेंज फ्रॉम, जो डिनोमिनेटर आएगा उसको सबसे छोटा बनाओगे ना, डिनोमिनेटर जितना छोटा होएगा वैल्यू उतनी ही बड़ी होती जाएगी। तो आपको हमेशा सबसे पहले वो वैल्यू सर्च करनी चाहिए जहां पे वैल्यू सबसे छोटी हो, क्योंकि वहां से जब आप इंक्रीज देखोगे तो देयर इज अ चांस कि वहां पे परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज्यादा है। बड़ी वैल्यू से मतलब नहीं है, मतलब है वैल्यू किस रेशियो में बढ़ रही है। अगर वो रेशियो ज्यादा है, ऑब्वियसली परसेंटेज ज्यादा आएगा। समझ पा रहे हैं हर्षित? कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? अच्छा, दूसरा कर रहे हैं अच्छी बात है। क्लियर है सभी को? क्या बैकग्राउंड है आप लोगों का? कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। अच्छा, तो मैथ्स है क्या उसमें? अच्छा, विद मैथ्स, बहुत बढ़िया। तब तो चीजें समझ में आ ही रही अच्छे से। चलिए, अच्छी बात है। बट थोड़ा सा, जैसा डीआई तो ठीक है, बट मैथ्स जब क्वांट्स वाला जो सेक्शन है, क्वांट्स और मैथ्स में थोड़ा सा बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है। अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे कैट के तो समझ में आया होगा कि मैथ्स प्योर मैथ्स नहीं होगा,
बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। और कई बार जैसे मैथ्स में लोग इक्वेशंस फॉर्मूला यूज करते हैं ना, कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कैट में या कैट का जो पूरा सिलेबस है उसमें कि मैं आपको दे दूं और फॉर्मूला पता भी रहेगा, इक्वेशंस पता भी रहेंगे तो भी नहीं बनेगा, लॉजिकली बनाओगे तो खटाक से बन जाएगा। तो क्वांट्स में और मैथ्स में ये डिफरेंस है। तो इधर हमें फॉर्मूला इक्वेशंस चाहिए, यहाँ पे हम बिना फॉर्मूला बिना इक्वेशंस के लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द क्वांट्स, जिसको आप लोग लॉजिकल मैथ्स बोलते हो। लॉजिकल मैथ्स के लिए ही टर्म यूज हुआ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अंडर हाउ मेनी हेड्स हैज द एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय मोर देन 40%? तो इन्हीं हेड्स सबको चेक करना पड़ेगा। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है, इन 7 में से कितने हेड्स है जहां पर जो इंक्रीज है वो मोर देन 40% का है। एक हेल्प कर देता हूं, यहां तो है ही है यहाँ तो है ही है ना। तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है, एक हेड तो है भाई, है ना। बाकी आप लोग देखो जरा कहां कहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, आप लोग बताओ जरा। बहुत सही चीज पूछी आपने। मोर देन 40 का मतलब क्या है? 40 से ज्यादा। कहीं पे भी अगर लिखा है कि अगर मान लो लिखा होता है यहाँ पे कि अंडर हाउ मेनी हेड्स द एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज्ड बाय लेस देन 40%, लेस देन तो मतलब 40 एंड अबव नहीं चाहिए, 40 भी नहीं चाहिए एंड अबव भी नहीं चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो मुझे 40 एंड लेस नहीं चाहिए भाई, 40 भी कंसीडर नहीं करना है। क्लियर क्लियर एवरीवन? अस्मा, जहां 40 आएगा वो भी इस कैटेगरी में नहीं आएगा, बिकॉज ये मोर देन 40 की बात कर रहा है। एग्जैक्ट 40 इज, उसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो एक हेड तो है ऐसा, और बताओ कहां कहां मिलेगा ऐसा। अच्छा, प्रोविजंस भी होएगा क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, है ना, 68% से ज्यादा आ रहा था कुछ, है ना। तो ये भी है, जो चीज सॉल्व कर चुके हैं उसको दोबारा क्यों सॉल्व करना, सिंपल सा मैथड है। और रेंट वाला भी, रेंट वाले में क्या हो रहा है भाई, ये वैल्यू कितनी है 2500 है ना। 2500 का 50% कितना होता है 1250, एंड यहाँ जो डिफरेंस है दैट इज मोर देन 1250। निकालने की जरूरत नहीं कि कितना आ रहा है, दिख रहा है कि दिस वैल्यू इज मोर देन, द परसेंटेज इंक्रीज इज मोर देन 50%, तो ऑब्वियसली 40% तो उसमें आ ही गया ना। तो ये भी होएगा। अभी तक मेरे पास 3 हेड्स आ रहे हैं, यहां तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसकी जरूरत ही नहीं है, साफ साफ इंक्रीज बोला है। यहां पे अगर आप नोटिस करो 1750 से 2100 हो रही वैल्यू, कितना बढ़ा रहा वैल्यू 350, 350 एग्जैक्टली 20% बढ़ रही है। 20% तो चाहिए नहीं इस कैटेगरी, इसमें आएगा नहीं, ये हट गया, ये हट गया, इसमें भी नहीं हो रहा भाई। इसका 10, इसका 20% होता है कितना 150, 150 बढ़ा होगा तो ऊपर निकल जाएगा, 900 हो जाएगा, ये भी हट गया। अभी तक वी हैव 3 हेड्स एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली फूड वाला। फूड वाले में कितना आ रहा है एग्जैक्ट 40%। आप लोग चेक कर लो पहले, 500 बढ़ रहा है, लिखोगे चेंज 500 एंड चेंज फ्रॉम 1250, है ना। तो 500 अपॉन 1250 into 100, दिस विल गिव यू एग्जैक्टली। तो ये केस कंसिडर करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। हाउ मेनी हेड्स? हर्षित क्या बोल रहे थे? 4 बोला था भाई हाँ, जो भी है मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इनकेस हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं और हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया तो हम गलत मार्क कर दें, मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कितना आता है उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, आप कितना अच्छा सॉल्यूशन लिखते हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, सॉल्यूशन कोई देखने नहीं आएगा, फर्क किससे पड़ेगा? जो आप वहां टिक करना है, एक माउस का क्लिक। अब आप मेहनत करके क्लिक करके सही हो गया या किसी का गैस करके सही हो गया, दोनों का मतलब सेम है, समझ रहे हैं। तो ये स्कूल वाला केस नहीं है ना कि जहां पे स्टेप्स के भी मार्क्स हैं, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए सजा सजा के लिखने का मतलब नहीं है, अच्छे से समझो, इंपॉर्टेंस उसका है खाली यहाँ पे। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही है। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, रिपीट कर सकता हूँ, कहीं से भी पूछना है, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है तनिष? यस सर। एंड एवरीवन जो भी लोग यहाँ पर हैं, अच्छे से क्लियर है? चलो
अच्छा, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। हमारे पास डेटा जो है वो कहाँ का है, 2011 का है और 2012 का है। नाउ इट इज सेइंग इन 2013, है ना? तो 2013 का तो डेटा ही नहीं है। अरे पढ़ तो लो, कंडीशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ना पढ़ोगे अभी। पूरी कहानी है उसके आगे। मतलब ये है कि अब 2013 का डेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ेगा। इसमें नहीं दिया हुआ है, एक सेकंड, इसमें नहीं दिया हुआ है, समझ गए बात को? तो बोलता है इन 2013 द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, रेंट एंड प्रोविजंस एंड एंटरटेनमेंट डिक्रीज्ड बाय। तो अगर 2013 की बात की जाए तो फूड, रेंट, प्रोविजंस एंड एंटरटेनमेंट, इन चारों को अगर कंबाइन कर दिया जाए देन देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 20%, है ना? मतलब 2013 की वैल्यू लिखी जाए तो वहां पे इन चारों में टोटल जितना भी था, जैसे मान लो यहाँ पे इन चारों में टोटल मान लो कि 5,000 या 10,000 आ गया, तो 2013 में इनका जो टोटल होएगा वो तो 20% प्लस हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। ये है इसका कहने का मतलब, समझ गए? और क्या बोलता है, while the combined expenditure on traveling, medical and the clothes increased by, और इन तीनों में क्या हुआ है, 10% बढ़ गया है। तो 2013 के लिए कुछ तो डेटा दिया हुआ है, इंडिविजुअली नहीं दिया हुआ कि फूड पे कितना, रेंट पे कितना, प्रोविजंस पे कितना, बट ये बोला कि इन चारों का जो टोटल होगा वो 20% घट रहा है टोटल, और इन तीनों का जो टोटल होगा वो 10% बढ़ रहा है। क्लियर? तो ये कुछ तो हिंट दिया, तो 2013 का कुछ तो वैल्यू देख सकते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, फाइंड द कंबाइंड शेयर ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथ्स। अब से कह रहा है 2013 में ही फूड का और क्लोथ्स का कंबाइंड शेयर बताइए कितना होएगा, कैसे बता पाएंगे? सोच समझ करके बताना पड़ेगा। दुर्गेश बड़ी जल्दी आ गया इस क्लास में। सर वो एक्चुअली ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी ऑफिस की, तो वहां पे था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यस है सर, ना? यस सर। ठीक है। हाँ देखो जरा सब लोग बताओ जरा, फूड और क्लोथ्स का अलग अलग 2013 में हम कैसे निकाल पाएंगे? चारों की वैल्यूज निकाल पाएंगे? क्या मैं फूड के लिए इंडिविजुअल वैल्यू निकाल पाऊंगा, मेरा क्वेश्चन ये। हाउ? तो 2011 की वैल्यू से क्या लेना देना है? 2011-12 को क्यों ऐड कर रहे हो? मतलब मैं नहीं समझ पाया इस बात को। ऐसा कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते हैं वाला नहीं, सर कर मतलब मेरा एक ऑप्शन है 2012 वाली वैल्यू, हाँ बाकी सब में डिक्रीज होगा, अगर दिखाया कि डिक्रीज हुआ ही नहीं, हाँ अच्छा ठीक, 20% का लॉस उसमें दिखा के बैठ निकाल सकते हैं, तो फिर आगे निकाल सकते हैं। मतलब निकाल। चलो सर निकाल के बताओ मुझे, बस ये बताओ कि इन 2013 his share on food will be what? समझ के बात क्या बोला मैंने? इन 2013 जो उसका ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर होएगा, मुझे नहीं पता कितना है, वो आप लोग देख सकते हो, निकाल सकते हो। उसका जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर होएगा उसमें से फूड वाला जो आइटम है उस पे उसका कितना अमाउंट आएगा एक्सपेंडिचर, कैन वी फाइंड इट? टोटल तो दिया हुआ है भाई, यहाँ का जो टोटल आएगा उसको 20% घटा दो तो 4 हेड्स का टोटल पता चल जाएगा, 3 हेड्स का टोटल यहाँ से पता, टोटल तो निकाल सकता हूँ। आई कैन फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2013 क्या था, बट माई क्वेश्चन इज कि कैन वी फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन फूड ओनली, फूड पे कितना था, कैन आई फाइंड दिस? नहीं समझे मेरी बात को? मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं सब लोग क्या कह रहा हूं मैं? नहीं समझ पा रहे? अगर मैं आप लोगों से बोलूं इस क्लास का एवरेज एज 20 ईयर्स है, इस क्लास का एवरेज एज 20 ईयर्स है, तो कैन आई फाइंड कि अस्मा ये सादिया का एज क्या होगा? कैन आई फाइंड कि सुयस कितने साल के हैं? अगर मेरे पास सिर्फ एवरेज है, एवरेज मींस भाई मान लो कितने लोग हैं, 6 लोग हैं यहाँ पे, एवरेज पता है, मैं आई कैन फाइंड द सम। इन केस आई कैन फाइंड द टोटल, कैन आई फाइंड कि व्हाट वाज हिज शेयर
ऑन फूड, उसका एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फूड पे कितना था निकाल पाओगे। ये जो 20% का डिक्रीज दिया हुआ है टोटल में, इन चारों के टोटल में दिया हुआ है, बट ये 20% का ओवरऑल डिक्रीज कई तरीके से आ सकता है। हो सकता है यहाँ 80% का डिक्रीज हुआ हो, यहाँ कुछ इंक्रीज हो गया, हो सकता है इसमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ हो। तो हम तो ये बता ही नहीं सकते कि फूड अकेला जो है ना उस पर कितना इफेक्ट आया होगा इन 2013। मेरे पास इन चारों का एक साथ मैं कंपेयर कर सकता हूं, बट इनको इंडिविजुअली कंपेयर, भाई अगर मान आपका 12th में कितना स्कोर था सादिया? 12th में 90%। आसमा नहीं बताएंगे, कोई है जो बता सकता है? तो ओवरऑल जो है हाँ ओवरऑल हो सकता है कि इसमें कम हो सकता है इनका फिजिक्स बड़ा स्ट्रांग हो, फुल मार्क्स ले हैं, समझ गया आपको? तो ओवरऑल इंक्रीज डिक्रीजेस 20%। इट डजंट मीन कि हर एक वैल्यू विल डिक्रीज बाय 20%, वो कॉम्बिनेशन में हो सकता है ना, कहीं पे 20% से ज्यादा का डिक्रीज हो सकता है, कहीं इंक्रीज भी हो सकता है। तो आई कांट फाइंड कि कितना परसेंट का चेंज है फूड पे, फूड की एग्जैक्टली वैल्यू क्या आएगी इन 2013, मेरे बस की बात नहीं है, नहीं निकाल सकता। एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगी, देयर कैन बी मेनी वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज। क्लियर मेरी बात? तो जब मैं फूड पे अलग से निकाल नहीं सकता, तो ये इस कैटेगरी का है क्लोज इधर की कैटेगरी का है, तो इधर क्लोज पे नहीं निकाल सकता कि एग्जैक्टली कितना आएगा। दैट इज व्हाई माय आंसर इज सीबीडी, इसलिए नहीं कि 2013 का दिया हुआ है समझे मेरी बात को? ये इसलिए बिकॉज मैं इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं निकाल पा रहा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट क्लियरली। हर्षित आ रही बात समझ में? गुड। दुर्गेश, तनिष, आसमान, अच्छे से समझ में आया? यस गुड, सर। वेरी गुड। तनिष यस सर। आया अच्छे से? यस सर। गुड। चलो अब आते हैं, अब यहाँ पे ना आगे के जो दो क्वेश्चन है उसके में साफ साफ लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन अब देगा इसको आगे के दोनों क्वेश्चन में यूज करना ही करना है ना? और जो पिछले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था कि इन 2013 ऐसा है, अब वो भूल जाइए, वो सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए था। अब जो यूज करना इन्फॉर्मेशन दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ रमन लाल इन 2013 इज सेम एज दैट इन 2012। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? 12-13 दोनों में एक्सपेंडिचर नहीं, बिल्कुल गलत है इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा भाई? वेरी गुड, समझे? फिर से बताइए सादिया, सुनो ध्यान से, क्या बताएं इन्होंने? डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब कि अगर 2012 में आप चार्ट देख पाओ तो चार्ट में क्या था, 10% था, तो 2013 में भी 10% ही रहेगा, बट 10% ऑफ व्हाट ये नहीं पता है, 10% ऑफ व्हाट ये नहीं पता है। क्लियर है मेरी बात? प्रियश एंड साजिद क्लियर, समझ गए क्या कह रहा हूं? तो अगर यहाँ 10% है तो यहाँ पे भी 10%, मान लो यहाँ 20% है तो यहाँ पे भी 20%, ये है कहने का मतलब। और 2012 का डिस्ट्रीब्यूशन तो है चार्ट 2 में। क्लियर? तो ये बोलता है कि ये तो यूज करना ही है। अब ये बोलता है कि इन 2013, अब फिर से इसका मतलब ये नहीं होगा सीबीडी, क्योंकि 2013 की बात कर रहा है, समझ गए? तो इन 2013 इफ मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ रमन लाल आर 20% मोर दैट इन ईयर 2011। कंपैरिजन देखो कहां से है। 2013 में जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, ये डी वाला है मेडिकल एक्सपेंसेस, है ना? नहीं सॉरी, ध्यान नहीं दे रहा हूं, हाँ ई वाला मेडिकल एक्सपेंसेस है ना। 2011 में जो है 1750 था, और 2013 में जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं दैट इज 20% मोर देन इन 2011, जो 2011 का वैल्यू था। तो मुझे इसको अगर 20% बढ़ा दूं तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 2013। तो जस्ट
इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट करके बताओ जरा कितना, इसका 20% कितना आएगा, इसका 20% इज व्हाट 350, 350 ऐड करो 2100 आएगा। नाउ लुक एट दी वैल्यूज, 2012 में भी 2100 है, 2013 में भी 2100 है। इसका मतलब क्या है, कौन बताए इसका मतलब क्या है? और ये है हमारा ई वॉज 12%। हाँ, इसका मतलब क्या है भाई? मतलब ये है कि 2012 में भी 12% था इसका एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस एंड द 12% वाज 2100। 2013 में भी 12% का मतलब 2100 ही है। इसका मतलब कि इट्स ओवरऑल एक्सपेंडिचर वाज सेम एंड ऑल द हेड्स वर सेम। सारे जब यहाँ एक जगह आ गया तो दूसरी जगह भी तो सेम ही आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ का एक्सपेंडिचर 12,500 17,500 था, तो 2013 में भी 17,500 ही आएगा। और सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, ईच एंड एवरी वैल्यू विल बी सेम। समझे? समझे सभी लोग? अब ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन? देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग फ्रॉम, वैल्यूज पे ध्यान दो, फ्रॉम 2012 टू 2013, 12 से 13 का ट्रैवलिंग का देखना है, कितना चेंज है? 0, नो चेंज। कैन नॉट बी ट्रिवन, क्यों? आप तो बोल पा रहे हो ना कि नो चेंज 0। अब अगर आप आंसर बोल पा रहे हो तो सीबीटी हो ही नहीं सकता भाई। समझे इस बात को? समझे? तो अगर आप बोल पा रहे हो, आंसर कर पा रहे हो, अगर आप यस नो पे भी आंसर कर पा रहे हो तो यू आर एबल टू आंसर ना, आप आंसर दे पा रहे हो, तो सीबीटी नहीं हो सकता। सीबीटी तब होता है जब मैं आंसर ही ना निकाल पाऊं, मतलब डेटा या तो इनसफिशियंट है या देयर आर मोर देन वन वैल्यूज जो सेटिस्फाई करेंगे, तो सीबीटी होता है। समझे? वैल्यू सेम, इट मींस व्हाट, देयर इज नो चेंज, 0 पॉइंट। तो ऑप्शंस में है नन ऑफ द, आंसर इज नन ऑफ दिस। सीबीटी नहीं। वो इवनिंग बैच में एक लड़का है कौशलेंद्र, कर जहां सीबीटी लिखा होता है वही आंसर होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? माइंड को क्लियर कर देता है कि मे बी इसमें ऐसा हो सकता है। सीबीटी दे करके माइंड क्लियर नहीं करता है, वो क्वेश्चन को टफ करता है, क्वेश्चन को टफ करता है। बेसिकली सर अब क्योंकि होता है क्या है, देखो हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमें लगता है कि ये तो सीबीटी है? अपनी कमी नहीं दे रहे हैं कि हम निकाल नहीं पा रहे हैं। इन केस जो डेटा है उसके थ्रू नहीं निकाल पा रहे तो सीबीटी है ना। सीबीटी इसलिए नहीं है कि आप नहीं निकाल पा रहे हो। थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं बोल रहा हूं दोनों बातों में। क्लियर है? चलो फिर से सेम रखना है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है, ये जो डेटा था ये दोनों सेम आ गया, सब लोग ध्यान देंगे इधर। ये जो दोनों बातें सेम आ गई वो इफ लगा करके बोला है, वो इस क्वेश्चन के लिए है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा तो ये दोनों सेम आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। सब लोग समझ गए बात को? तो अब ये क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है बिकॉज वो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में था। समझे बात को? जो डिस्ट्रीब्यूशन है 2012 में और 2013 में, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। बट क्या बोलता है, इन 2013 द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीज्ड बाय 20% ओवर दैट इन 2011। जहां से बोला पहले वहां की वैल्यू को देखो, इसको कितना बढ़ाना है, इसका 20% कितना आएगा, 250, बढ़ा दो कितना हो गया, 1500। मतलब नाउ दिस वैल्यू इज इन 2013। जस्ट टेल मी दिस वैल्यू वाज व्हाट, 10%। डिस्ट्रीब्यूशन पाई चार्ट में देखो, 2011 में फूड, 2012 में फूड का कितना है, 10%। 10%। तो कहना ही से कि 2013 में भी 10% ही होएगा ना। तो अगर 10% 1500 है तो व्हाट विल बी हिज ओवरऑल एक्सपेंडिचर इन 2013, 15,000। 10% से 100% को पहुंचना, 10 टाइम्स करना है। कैन आई से कि हिज ओवरऑल एक्सपेंडिचर इन 2013 विल बी 15,000। ये बात आ सकती है या नहीं आ सकती? होनी ही चाहिए। क्लियर? मैं आगे पढ़ूं। एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे जो आप दोनों लोग न्यू हो, मैं पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ता ही नहीं हूं। मैंने एक चीज पढ़ा, एक टर्म आया, वो टर्म की वैल्यू नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मुझे टर्म के साथ में वैल्यूज को रिलेट करना पड़ेगा, और नहीं कर पाएंगे तो हम आगे क्वेश्चन आसानी से नहीं बना पाएंगे। बन सकता है बट आसानी से नहीं बना पाएंगे।
तो थोड़ी सी हमें क्लैरिटी चाहिए, तो ये अप्रोच आपको भी डेवलप करनी पड़ेगी। क्लियर? गुड। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन प्रोविजंस फ्रॉम, फिर से 2011 से देखना है, तो 2011 की वैल्यू कितनी है? 1875 टू 2013। तो मुझे क्या चाहिए? 2013 की वैल्यू चाहिए होगी ना। तो मुझे बताओ कि प्रोविजंस पे 2012 में परसेंटेज कितना था? पक्का? चलो, तो ये वैल्यू थी 18%। तो दिस टाइम आई नीड टू फाइंड 2013 वाला वैल्यू, एंड 2013 वाला वैल्यू क्या होएगा भाई? 18% ऑफ 15,000 विच इज, हाँ हाँ भाई, 20% में से 2% घटा दो, है ना? 20% में से 2% घटा दो, 20% इज व्हाट? 3,000, 2% इज व्हाट? 300, 2700 आ गया, सिंपल। तो ये वैल्यू हो गई 2700। तो परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहा है। दिस वैल्यू इज व्हाट? 1875, दिस वैल्यू इज व्हाट, एंड दिस वैल्यू इज 2700। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो, इफ दिस वैल्यू वाज 1800, इफ दिस वैल्यू वाज 1800, तो 1800 का 50% कितना होता है? 900, और 900 इसमें जोड़ते तो क्या हो जाता है? It means कि this percentage change should be very close to 50%. And since this value is more than 1800, so my percentage value will be less than 50%, but very close to 50%. समझे बात को? देखो CBT हो नहीं सकता, क्योंकि मैं निकाल सकता हूँ 20-25% बेकार है। This value will be less than 50%, but close to 50%. एक ही ऑप्शन है। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, पूरा एग्जैक्ट आ सकता है, बट ऑप्शंस आर वेरी फार, बहुत दूर दूर है। अगर ये 40 की रेंज में एक आध और होते कि कहीं 45 लिखा है, कहीं 47, तो मैं आपसे बोलता कैलकुलेटर नहीं है, किस्मत अच्छी है। अगर नॉन ऑफ दिस लगा होता तो मैं सॉल्व कराता, क्योंकि हो सकता है कि वो आंसर दिया ही ना हो। समझ के बात को? तो थोड़ा सा स्मार्टली चीजों को देखना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? अच्छे से, और अच्छे से क्लियर होने का मतलब ये है अस्मा, कि अगर मैं कोई नया क्वेश्चन दूं तो बनना चाहिए, है ना इंतार? अब बनना चाहिए, ठीक है? चलो।